वेलकम प्यारे बच्चों। हम कर रहे हैं आपकी हिस्ट्री की बुक और हिस्ट्री की बुक में हम चैप्टर स्टार्ट किया नेशनलिज्म इन इंडिया। ये नेशनलिज्म इन इंडिया का बेटा आपका सेकंड पार्ट है। सर आज हम बात करेंगे रोल टैक्स की। आज हम बात करेंगे रोल टैक्स की। अगर आपको पता हो 1919 में एक एक्ट आया जिससे पूरे जो भारतीयों में एक असंतोष की धारा फैल गई। क्या कानून था ये, इससे क्या हुआ, लोगों ने इसका इतना विरोध क्यों किया? ठीक है, सबसे पहले जो इस कानून की आपको एक बात याद रखनी है कि ये जो कानून था ये ब्रिटिश गवर्नमेंट को पावर देता था टू डिटेन पॉलिटिकल लीडर्स टू कीप इन द जेल विदाउट एनी ट्रायल। ठीक है, बिना किसी ट्रायल के भारतीय नेताओं को 2 साल तक बिना कोई कारण बताए जेल में रखने का इसको अधिकार था। बिल्कुल ये एक ह्यूमिलिएटिंग लॉ था, एक अमानवीय कानून था बेटा, जो क्या दिखा रहा था कि भारतीयों को पॉलिटिकल लीडर को रिप्रेस करने के लिए तरीका अपनाया जा रहा था कि कोई भी ऐसी पॉलिटिकल एक्टिविटीज में भाग ना ले। तो एक बार रोल टैक्स के बारे में हम ध्यान से पढ़ते हैं। पास बाय इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा पास किया गया, जबकि बहुत सारे भारतीय इसके विरोध में थे। बहुत जल्दी में और जल्दबाजी में, ठीक है ना, इस कानून को क्या किया गया बेटा, पास किया गया। उसके बाद है पावर टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज। ये पॉलिटिकल एक्टिविटीज को दबाने के लिए, रिप्रेस करने के लिए दमनकारी तरीका अपनाया गया। ठीक है, डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल फॉर 2 इयर्स। जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे बेटा, जो भी मतलब किसी भी नेता को या किसी भी क्रांतिकारी को अगर गिरफ्तार किया जाएगा तो गिरफ्तार करने के बाद उसपे ये प्रूव करना होता है, तभी उसको क्या कर सकते हैं, जेल में रख सकते हैं। पर इसमें ऐसा कुछ नहीं था। इसमें 2 साल तक तो उसको बिना कोई रीजन के भी जेल में रखा जा सकता था। तो ये एक तरीके से भारतीयों के लिए बड़ा ही दमनकारी कानून था। पूरे भारत में इसका विरोध किया जा रहा था, पूरे भारत में इसके अगेंस्ट लोग थे। गांधी जी उस समय पर सत्याग्रह के अलग अलग मूवमेंट चला रहे थे, तो इससे रिलेटेड भी सत्याग्रह चलाया गया, जिसकी शुरुआत हुई 6 अप्रैल 1919। ठीक है, इसके कारण पूरे देश में विरोध प्रदर्शन किए गए, धरने दिए गए और कई जगह पर भीड़ क्या हो गई बेटा, वायलेंट हो गई, उग्र हो गई। उसी प्रकार अमृतसर में भी भीड़ ने क्या कर दिया, कुछ पुलिस की गाड़ियों को, कुछ सरकारी इमारतों को आग लगा दी। इसके फलस्वरूप क्या हुआ, वहां पर मार्शल लॉ लगा दिया गया। मार्शल लॉ मतलब मार्शल लॉ ऐसा कानून है जब जैसे पुलिस है किसी चीज को कंट्रोल नहीं कर पा रही तो अधिकार किसको दे दिए, आर्मी को दे दिए गए। तो वहां पर मार्शल लॉ लगा दिया गया और पावर किसके हाथ में आ गई, जनरल डायर के हाथ में। तो रोल टैक्स एक ऐसा कानून था जिसमें किसी भी भारतीय को, किसी भी भारतीय नेता को बिना कारण बताए 2 साल तक जेल में रखा जा सकता था। तो बिल्कुल दमनकारी कानून था। लोगों को बिल्कुल भी ये हजम नहीं हो रहा था, तो उन्होंने बेटा क्या किया, इसका विरोध किया। विरोध में क्या किया गया, भीड़ वायलेंट हो गई और इसके फलस्वरूप अमृतसर में क्या किया गया, मार्शल लॉ लगा दिया गया और जनरल डायर को उसकी बागडोर थमा दी। आज क्या बेटा, अमृतसर में मार्शल लॉ था। उसी समय आपको पता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है, इसके बारे में कौन नहीं जानता। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या था, ये क्यों हुआ? सबसे पहली बात तो क्या है बेटा, अमृतसर में मार्शल लॉ लगा हुआ था, इसका बहुत सारे लोगों को पता नहीं था। 13 अप्रैल को हर साल वहां पर बैसाखी का मेला लगता था अमृतसर में। तो आसपास के बहुत सारे इलाके से लोग बैसाखी का मेला अटेंड करने के लिए वहां पर इकट्ठे हुए और उन्हें इस मार्शल लॉ के बारे में कोई नहीं पता था। मार्शल लॉ में क्या था कि कहीं भी भीड़ 5 या 4 लोगों से ज्यादा इकट्ठे नहीं हो सकते, उनको कलेक्टिव ग्रुप बनाने का या कोई भी मीटिंग करने का कोई राइट नहीं है। उसी प्रकार उसी समय पर वहां के जो बहुत इंपॉर्टेंट नेता थे सत्यपाल किचलू, उनको गिरफ्तार किया गया था और उसके प्रोटेस्ट में बहुत सारे जो लीडर्स थे, बहुत सारे जो आप कह सकते हो पॉलिटिकल लीडर्स थे, उन्होंने एक पीसफुल मीटिंग के लिए वहां पर अपनी गैदरिंग रखी हुई। तो जैसे ही जनरल डायर को ये पता चला कि वहां पर कोई मीटिंग होने वाली है, ठीक है, वहां पर कोई मेला लगने वाला है या वहां पर लोग इकट्ठे हो रहे हैं, तो जनरल डायर ने क्या किया, पूरे पार्क को सील कर दिया। ठीक है, पूरे बाग को क्या कर दिया, सील कर दिया। सारे एंट्री और एग्जिट को क्या कर दिया, एग्जिट को बंद कर दिया। अब जब सब कुछ बंद हो गया तो उन्हें कोई भी वार्निंग देना भी मतलब
मतलब जरूरी नहीं लगा और उन्होंने क्या किया, पूरे पार्क को सील करके वहां पर क्या कर लिया, अंधाधुंध गोलियां चलवा। ऐसा अनुमान है कि वहां पर तकरीबन 2500 के आसपास लोग थे, ठीक है। 1500 लोग उसमें मारे गए और बहुत सारे लोग इसमें घायल हो गए। बहुत सारे लोग अपनी जान बचाने के लिए वहां कुएं में भी कूदे। तो ये एक ऐसा दमनकारी तरीका था, ऐसा अमानवीय व्यवहार किया गया भारतीयों को, मतलब आप समझ सकते हो कि कॉलोनियर्स को जानवरों से भी बदतर समझा गया, उनकी जान की कोई कीमत नहीं है। जब जनरल डायर से इसके बारे में पूछा गया तो उसने कहा कि वो भारतीयों के दिल में इंग्लिशर्स का या ब्रिटिश गवर्नमेंट का डर बिठाना चाहता था। एक्शन लेते हुए उसको हमारे देश से वापस वहां पर ब्रिटेन में भेज दिया, इंग्लैंड भेज दिया गया बेटा। पर बहुत देश के अलग अलग भागों में लोगों ने इसका बड़ा विरोध किया, लोग सड़कों पर उतर आए, जगह जगह वो इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। पर जो इंग्लिश गवर्नमेंट थी, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने ब्रूटल रिप्रेशन, दमनकारी रवैया अपनाया। उन्होंने जो भी भारतीय पकड़ा जाता था विरोध करते हुए, वो उससे नाक रगड़वाते थे, बड़े ही अमानवीय ढंग से व्यवहार करते थे, नाक रगड़वाते थे सड़कों पर। अपने जो अंग्रेज जो ऑफिसर थे उनको सैल्यूट मारने के लिए बोला जाता था, गाड़ियों के पीछे बांध कर उन्हें घसीटा तक भी जाता था। तो इस प्रकार उन्होंने ब्रूटल रिप्रेशन का तरीका अपनाया और किसी भी प्रकार से उन्होंने इस जलियांवाला बाग हत्याकांड का जो विरोध प्रदर्शन हो रहा था जगह जगह, उसको क्या करने की कोशिश की, कंट्रोल करने की कोशिश की। तो यहाँ से भी एक नंबर का क्वेश्चन बेटा बहुत बार पूछा जाता है कि क्या रवैया अपनाया इस जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। तो आपको याद रखना है, ब्रूटल रिप्रेशन का तरीका अपनाया गया, नाक रगड़वाया गया, ठीक है ना। अपने अंग्रेज जो ऑफिसर्स थे उनको सैल्यूट मारने के लिए बोला गया। तो रोल एक्ट एक बार देख लेते हैं फिर से। रोल एक्ट क्या था? रोल एक्ट एक ऐसा एक्ट था जिसमें किसी भी भारतीय पॉलिटिकल लीडर को बिना कारण बनाए, विदाउट एनी ट्रायल, 2 इयर्स तक क्या रखा जा सकता था, जेल में रखा जा सकता था। फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ? 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि वहां पर भीड़ इकट्ठी हुई थी प्रोटेस्ट करने के लिए। सत्यपाल किचलू जो लीडर अरेस्ट किया गया था और वहां पर बैसाखी का मेला था। लोगों को बिल्कुल भी वार्न नहीं किया गया कि आप यहाँ से हट जाइए या कोई वार्निंग दी गई हो या आप यहाँ पर इकट्ठे नहीं हो सकते। बहुत सारे लोगों को तो इसके बारे में कोई पता ही नहीं था। अब है बेटा खिलाफत मूवमेंट। अब हम बात करेंगे खिलाफत मूवमेंट की। आपको पता है कि इस जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जो ब्रूटल रिप्रेशन का तरीका अंग्रेजों ने अपनाया, उससे काफी हद तक वो मूवमेंट क्या हो गया, स्टॉप हो गया। अब गांधी जी को एक ऐसा बड़ा मूवमेंट करना चाहते थे जिसमें ज्यादातर भारतीय, ज्यादातर सभी धर्म के लोग क्या करें, भाग लें, ताकि अंग्रेजों को हमारी ताकत का एहसास हो, मास एजुकेशन का पता चले और क्या करे, उसको पता चले कि किसी भी प्रकार से इंडियंस हैं वो अंग्रेजों को अपने देश में और नहीं बर्दाश्त कर सकते। तो गांधी जी को एक बहुत बड़ा मूवमेंट करने की सोच में थे। उसी समय बेटा खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुआ। खिलाफत मूवमेंट क्या था? खिलाफत मूवमेंट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से रिलेट करता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, उसमें ओटोमन तुर्की जो कंट्री था वो हार गया था। ओटोमन तुर्की का जो खलीफा था वो पूरे मुस्लिम संप्रदाय के लिए क्या था, बहुत ही ज्यादा महत्व रखता था और उनके लिए बहुत ज्यादा रिस्पेक्टफुल था, रिलीजियस उनके लिए एक पहचान के रूप में था। अब जब वो ओटोमन तुर्की हार गया था तो ऐसा मानना था कि मुसलमानों का ऐसा मानना था कि खलीफा पर बहुत सारी ट्रीटीज थोप दी जाएंगी, बहुत सारी संधियां उन्हें करनी पड़ेंगी और उन्हें उनके कहे अनुसार कार्य करना पड़ेगा, जिससे क्या था, बहुत सारे जो मुसलमान थे वो इसके विरोध में थे। इसी विरोध को प्रदर्शन करते हुए बॉम्बे में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, ओटोमन तुर्की हार गया बेटा। ऐसा फियर था, अभी कुछ ऐसा हुआ नहीं था, ऐसा था कि ट्रीटी इंपोज ऑन खलीफा पर बहुत सारी ट्रीटी लगा दी जाएगी, उसे संधि करनी पड़ेगी जिसमें उसमें पेनल्टी लगा दी जाएगी या उसके अधिकारों को क्या कर लिया जाएगा, छीन लिया जाएगा। तो मार्च 1919 में बॉम्बे में खिलाफत कमेटी गठित हुई, ठीक है ना। खिलाफत कमेटी फॉर्म हुई बेटा, जिसके जो लीडर थे वो अली ब्रदर्स कहलाए। अली ब्रदर्स या हिंदी में अली बंधु भी कहा गया उन्हें। एक तो मोहम्मद अली थे और एक शौकत अली थे। उन्होंने इस मूवमेंट को लीड किया, उन्होंने इस मूवमेंट को आगे तक लेकर गए। उसी समय गांधी जी भी कोई एक बहुत बड़ा मूवमेंट करने की फिराक में थे। उन्होंने भी कहा, गांधी जी ने हिंद स्वराज की अपनी बुक आई उनकी 1919 में, जिसमें उन्होंने लिखा कि
जो ब्रिटिशर्स हैं, जो इंपीरियल पावर्स हैं, वो हमारे देश में इसलिए रुकी हुई हैं बिकॉज वी हेल्प देम। ठीक है ना, हम उनकी हेल्प करते हैं, हम उनसे कोऑपरेट करते हैं, हम उनके साथ कोऑपरेशन रखते हैं। अगर कोई आपके घर में कब तक रुक जाएगा जब आप उसकी कोई हेल्प ही नहीं करोगे। तो वो गांधी जी ने सेम कहा कि अगर हम अंग्रेजों की कोई हेल्प नहीं करते तो वो हमारे देश में ज्यादा समय तक नहीं रुक सकते। तो इस प्रकार उन्हें खुद ही हमारा देश छोड़कर जाना पड़ेगा। तो गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन की बात की गई, हिंदी में इसको असहयोग कहा जाता है। असहयोग आंदोलन अब वो शुरू करना चाहते थे। वो एक बड़ा देशव्यापी आंदोलन करना चाहते थे। उन्होंने मोहम्मद अली और शौकत अली से भी बात की और उनको भी अपने मूवमेंट का पार्ट बना लिया। पर जो कांग्रेस थी वो इस आंदोलन को स्टार्ट करने के फेवर में नहीं थी। ठीक है, पहले जो कांग्रेस थी वो इसके पक्ष में बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि पहली बात तो वो क्या था बेटा, काउंसिल इलेक्शंस में पार्ट लेना चाहती थी कांग्रेस अगेंस्ट, इसलिए शी वांट टू टेक पार्ट इन काउंसिल इलेक्शन। वो ये सोचती थी कि जो थोड़े बहुत अधिकार उन्हें अंग्रेजों ने दे रखे हैं तो वो काउंसिल इलेक्शन में नहीं पार्ट लेगी तो वो भी छिन जाएंगे। तो वो काउंसिल इलेक्शन में भाग लेकर अपना रोल प्ले करना चाहती थी, अपना पक्ष रखना चाहती थी। पर गांधी जी इसके फेवर में नहीं थे। और जो कांग्रेस को ये भी लगता था कि ऐसा कोई बहुत बड़ा मूवमेंट हुआ तो कभी वायलेंट हो जाएगा, और वायलेंट होने की वजह से बहुत ज्यादा नुकसान क्या होगा, भारतीयों को सहना पड़ेगा, उनको बहुत ज्यादा फिर ब्रूटल रिप्रेशन का तरीका उनके ऊपर अपनाया जाएगा। तो इस प्रकार कांग्रेस फेवर में नहीं थी। पर लास्ट में क्या हुआ, कांग्रेस को गांधी जी के आगे झुकना पड़ा, कांग्रेस को गांधी जी की ये डिमांड माननी पड़ी। और बेटा दिसंबर 1920 के नागपुर सेशन में ये पक्का हो गया कि हाँ कांग्रेस अब कोई ऐसा बड़ा मूवमेंट स्टार्ट करने वाली है जो कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के नाम से जाना जाएगा। उसके बाद है जनवरी 1921 में, आप आपकी बुक में कंफ्यूज मत होना, दिसंबर 1920 में कांग्रेस सेशन में तो डिसाइड हुआ था कि इसको स्टार्ट करना है, और जनवरी 1921 में वो मूवमेंट स्टार्ट हुआ था बेटा। अब ये देखिए कि ये जो आपका चैप्टर है इसमें हमने रोल एक्ट कर लिया। उसके बाद आज हमने करा हाउ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्टेड। ठीक है, अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अलग अलग भागों में कैसे फैला ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आगे के अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।